नमस्कार दर्शकों, कानून की बात कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, कानून सबके लिए एक समान है। सदियों से लोगों का कानून के ऊपर एक निष्ठा है, एक विश्वास है। लोग भरोसा करते हैं कानून के ऊपर। यदि कहीं भी किसी के साथ कोई विवाद हो जाए या तो कोई झगड़ा हो जाए, हम कहते हैं मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूँगा। कहने का तात्पर्य है कि हमें ये भली भांति पता है कि हमें कहीं उचित न्याय मिले न मिले, लेकिन कोर्ट हमें अवश्य ही उचित न्याय प्रदान करेगा। तो कानून की बात कार्यक्रम के माध्यम से हमारा यही प्रयास रहता है कि हम आपको कानून के तहत बनाए गए बहुत सारे ऐसे अधिनियम हैं जो हमारी अच्छाई के लिए, हमारे हित और हमारी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, उनसे अवगत करवाए, आपको जागरूक करवाए। तो आज हमारे बीच स्टूडियो में मौजूद है स्पेशल एंड एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिस A.S. जीनू जी। तो जीनू जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे, जो आज का हमने जो विषय चुना है सेक्सुअल हरासमेंट पॉश एक्ट अधिनियम के बारे में, तो इसके बारे में हमें बताइएगा। पॉश जैसे कि नाम से पता चल रहा है, POSH, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट। तो ये इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग पॉश एक्ट बोलते हैं। वैसे ये है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन इन वर्क प्लेस। इसका इंट्रोडक्शन इसी से हुआ है और इसको दूसरे एक नाम से भी जाना जाता है, प्रिवेंटिव प्रोहिबिशन एंड रेड्रेसल एक्ट। तो ये इनको 3 नाम से आप समझ सकते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन इसलिए किया गया टू इंश्योर कि ये औरतों को वर्क प्लेस में एक सिक्योरिटी दे। अच्छा। क्योंकि आपको तो पता ही है कि औरतें बड़े मुश्किल से घर से बाहर निकले हैं। बिल्कुल। अब वो जब जाते हैं काम करने के लिए, उनको बहुत प्रकार का चीज़ों का सामना करना पड़ता है वर्क प्लेस में। जी। तो ये एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया इसलिए क्योंकि इफेक्टिव नहीं था इससे पहले का जो भी कानून था। आपको पता है कि हर एक ऑफेंस के लिए हमारा देश में IPC है। बिल्कुल। IPC में भी औरतों को प्रोटेक्शन के लिए सेक्शन दिया गया है, जिसमें कि 354 है, 498A है और भी अलाइड सेक्शन है, 376 है। अगर बलात्कार हो तो उसका सेक्शन है, मोलेस्टेशन हो तो उसका सेक्शन है। तीसरा चीज़ है, अगर आपको डाउरी हरासमेंट है तो उसका भी सेक्शन है। अभी ये समझना होगा कि ये एक्ट को लाया क्यों गया। ये इसका हिस्ट्री में थोड़ा सा आपको लेकर चलती हूँ। वो हिस्ट्री ऐसा है कि 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइंस फ्रेम किया था, जो कॉमनली जाना जाता है विशाखा गाइडलाइंस। अच्छा। ये विशाखा गाइडलाइंस इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया क्योंकि 1992 में एक बहुत ही बड़ा केस सामने आया था। वो था आपका भंवरी देवी केस। जी। भंवरी देवी केस जो है राजस्थान में फाइल हुआ था। भंवरी देवी एक बहुत ही एक्टिव सोशल वर्कर थी। अच्छा। उसका काम ये था कि छोटे बच्चों का जो चाइल्ड मैरिज करते थे उस चीज़ को रोकना। उसने एक ऐसा मैरिज रोकने का कोशिश किया जो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल इंसान का था। अच्छा। तो उससे क्या हो गया कि गांव का जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं काफ़ी नाराज़ हो गए कि एक औरत हो के इतना बड़ा स्टेप उठा ली, ये शादी रोक दी कंप्लेंट करके, तो इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। तो ये काफ़ी उसका एक ब्रूटल रेप हुआ। वो रेप को का जो इंसिडेंट है वो लेकर के कोर्ट गई। कोर्ट में हाई कोर्ट तक गई, लेकिन उसको कोई न्याय नहीं मिला। तो ये पूरा देश उस केस को देख रहा था कि शायद इसको न्याय मिले, लेकिन मिला नहीं। तब कुछ औरतें जो NGOs के थे, कुछ लेडी लॉयर्स थे, इन्होंने एक PIL डाला सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा। ये बोल करके कि औरतों का अपना सेफ्टी प्रोटेक्शन के लिए एक कानून बनना चाहिए। जी। तो जब ये कोर्ट को लगा ये केस को सुनने के बाद में कि बस अब ज़रूरत आन पड़ा है कि स्पेशल इस चीज़ में फोकस किया जाए कि क्या कानून बनाए ताकि औरतें जो है बेफिक्र होकर अपने काम के जगह पे काम कर सके। तो ऐसा सिचुएशन में ये गाइडलाइंस बना। अच्छा। ये कानून का रूप नहीं लिया था। ये गाइडलाइंस बना था जिसमें कि ये बोला गया था कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अपना एक कमिटी होगा। कंप्लेंट करने के लिए लेडी जो है जाके अपना सुपीरियर अथॉरिटी को कंप्लेंट कर सकती है, उसके ऊपर इंक्वायरी होगा। तो बहुत सारा चीज़ को सेट किया गया था और उसमें ये भी डिफाइन किया गया था कि भाई किस चीज़ को माना जाए, कौन है एम्प्लॉई और कौन है एम्प्लॉयर। हाँ। तो उसको इसलिए भी है, मान लीजिए कि आप बाहरी लेडी है, ऑफिस में कुछ पेपर देने के लिए आए थे। अच्छा। देने के लिए वहां पे आपके साथ कुछ हो गया। हाँ। तो वो सब जो है उसमें कवर्ड नहीं था कि अच्छा। बाहरी औरत है तो ऑर्गेनाइजेशन के नहीं है, तो इसका कंप्लेंट हम क्यों ले। ये सब चीज को बाद में जो है पॉश एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया ताकि ये सभी का वेलफेयर देख सके। उसमें जो है आपका ऑर्गेनाइजेशन जो रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो नॉन रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इवन जो आपके डोमेस्टिक हेल्प है, उनके लिए भी ये कानून को लाया गया सो दैट
एक वर्किंग एनवायरनमेंट मिल सके, वो एक बिना डर का अपना काम कर सके, अपने कार्यस्थल पे ही कर सके। तो ये पॉश एक्ट को उस वक्त इंट्रोड्यूस किया गया, मेनली आफ्टर मी टू मूवमेंट। आप सभी जानते होंगे कि मी टू मूवमेंट जो है बहुत लंबा चला था, जिसमें काफी फिल्म एक्टर्स बाहर आए कि कौन कौन डायरेक्टर मेरे साथ ऐसा किया, काफी लोग हिम्मत करके बाहर आए। तब लगा कानून को कि लेजिस्लेचर को लगा कि नहीं, अब कानून बनना चाहिए, गाइडलाइन से अब काम नहीं चलेगा। तो ये एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया। तो जाहिर सी बात है, जब कोई ना कोई अधिनियम लागू होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य रहता है। तो पॉश एक्ट को जो लागू करने के पीछे क्या उद्देश्य रहा? उद्देश्य मैडम बहुत सारा उद्देश्य रहा। ये प्रोटेक्शन जो है ना, दो तरफा है। अच्छा। ऐसा है कि अगर कोई लेडी जाती है कंप्लेंट करने के लिए कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ, तो उसको जो है स्क्रूटनी करने का अधिकार आईसीसी को दिया गया। अब आईसीसी क्या है? आईसीसी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है। ये कमेटी फॉर्म करके दिया गया कि भाई तुम लोग डिसाइड करो कि इस लेडी के साथ कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो इसका 3 महीने के अंदर फैसला दे दो। मान लो अगर नहीं हुआ है और झूठ मूठ का कंप्लेंट किए तो वैसा उसके ऊपर में एक्शन भी लेने का ये प्रावधान रखा गया है। तो इससे क्या है, प्रोटेक्शन हो गया, काम देने वाला भी प्रोटेक्टेड है और काम करने वाला भी प्रोटेक्टेड है। तो ये इसको काफी अच्छे से इंट्रोड्यूस किया गया सो दैट एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट मिले। तो ये प्रोटेक्शन इम्प्लीमेंट करने का मेन रीजन ये था कि सबसे बड़ा एक वर्किंग एनवायरनमेंट में आदमी इंसान काम कर सके बिना डर का। जी। तो ये जो अधिनियम है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसकी आवश्यकता मैडम बहुत सारा ड्रॉबैक्स था। क्योंकि जो हमारा आईपीसी का सेक्शन में औरतें जाती थी लेकिन वो खुल के बाहर नहीं आ पाती थी, फोकस करना नहीं। अब कौन काम धंधा छोड़ के कंप्लेंट करने जाए, सह रही है। कई लोग तो छोड़ देते काम, छोड़ दो अब नहीं करना, ये डेली से मरने से अच्छा है कि भाई छोड़ ही दो काम। क्यों ये हरासमेंट? कुछ लोग को अपनी इज्जत का भी डर होता है। उनको लगता है कोर्ट में जाएंगे, काफी लोग जो है देखेंगे, घर परिवार देखेगा, तो बहुत शर्मिंदा महसूस होता था उनको कि कैसे हम लोग ये बात बोले। तो ये आईपीसी के सेक्शन में नहीं जा करके तो लेजिस्लेचर को ये लगा कि भाई अब हम लोग ऑफिस में क्यों ना डील करें। तो ये इसी कारण से ये एक्ट को सामने लाया गया कि भाई इसको ऐसे बनाया जाए ताकि काफी फ्रेंडली हो, फ्रेंडली एनवायरनमेंट में हो, एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में हो सके तो सॉर्ट आउट हो जाए, नहीं है तो पनिशमेंट मिले, अगर किया है तो पनिशमेंट भी है, ये भी है, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस हो सकता है आपका। जी। तो ये है जी। तो इस अधिनियम की क्या प्रक्रिया है, कैसे की प्रक्रिया ये है मैडम कि लेजिस्लेचर ने इसको बहुत मैंडेटरी बनाया, यानी कि कंपलसरी बना दिया। अच्छा। हर ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो 10 मेंबर का हो, 10 मेंबर से ऊपर हो, हर वो यूनिट, आप समझ सकते, कोई यूनिट हो गया, कोई एजेंसी हो गया, चाहे गवर्नमेंट हो नॉन गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, हर एक यूनिट को मैंडेटरी यानी कि कंपलसरी है कि आप उधर में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाएंगे। अच्छा। वो कमेटी में 4 मेंबर्स कंपलसरी है, जिसमें कि 50% जो है आपका लेडी होना जरूरी है। अच्छा। तो इनका काम क्या है? इनका काम ये है कि जो भी कंप्लेंट आए उस कंप्लेंट को उनको लेना है, स्क्रूटनी करना है, उसके बाद में सबसे पहले उनको एक ऑफर देना है कि भाई चलिए रिजॉल्व करने का कोशिश करते हैं इंस्टेड ऑफ इंक्वायरी करके। हो सकता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग जी पहले बातचीत से जो है सॉर्ट आउट कर लेते हैं। अगर वो ऐसा सॉर्ट आउट हो जाता है तो हम इंक्वायरी में नहीं जाएंगे। हो सकता है कोई छोटा मोटा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ हो, तो ये सारा चीज जो है इसलिए ये कमेटी को इंट्रोड्यूस किया गया। जी। तो अब हम ये जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने बताया महिलाओं के जो कार्यस्थल के लिए इस अधिनियम को लागू किया गया, तो महिला उत्पीड़न के कितने प्रकार होते हैं? महिला उत्पीड़न का बहुत सारा प्रकार है मैडम, जिसमें कि हम उसको अगर कट शॉर्ट करें तो किसी का नज़दीक आना, डेलिबरेटली किसी का नज़दीक आना। मान लीजिए एम्प्लॉय ज़बरदस्ती आपसे नज़दीक आ रहा है, आप अनवेलकम ये मान सकते हैं कि भाई वो आपको टच करने की कोशिश कर रहा है, वो हो गया। कोई जोक्स मारना, जो नॉनवेज जोक्स मार रहा है, जिससे कि मतलब आपको लग रहा है, ये लग रहा है, अटपटा सा लग रहा है कि ये क्यों ऐसे क्यों कर रहा है, मैंने तो ऐसा कुछ जेस्चर दिया नहीं, ये क्यों मुझे ऐसे बोल रहा है, वो हो गया। रूमर्स फैलाना आपके बारे में कि भाई ये जो है दूसरा टाइप की है, ऐसे वैसे ये ठीक नहीं है, तो ऐसे टाइप का रूमर्स फैलाना। और आपको जो है कोई रिमार्क्स मारना, अरे इसका कलर तो देखो, ऐसे कई तरह के सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, इसका कलर देखो, या कुछ अंग के बारे में बात करना, ये इसको बोलेंगे अनवेलकम जेस्चर। अच्छा। आप नहीं चाहते हैं और आपको बोलना चलो डेट में चलते हैं, तो इस तरह का जो चीजें हैं ये सेक्सुअल हरासमेंट का कैटेगराइज में लिया गया, कि इसको कैटेगराइज किया गया कि भाई किस चीज को माना जाए। हो सकता है मैंने मजाक में कुछ कह दिया, तो मजाक का इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार किया, 2 बार किया, तो अब इसको प्रूव कैसे करें?
अब कभी कोई जो है क्लोज कमरे में होता है, आपको नहीं पता चलता कि अभी मैं प्रूव कैसे करूं, मैं अकेली थी, वो भी सर भी अकेले थे, ये कैसे प्रूव करूं जी। तो इस सिचुएशन में आपको जब लगता है तो आप नो बोलिए, आप चिल्लाइए कि आप जो बोल रहे हैं, चिल्ला के बोलिए कि आप जो बोल रहे हैं ये मेरे को मंजूर नहीं है जी जी जी। और बाहर निकल के किसी न किसी को बताइए, ऐसे नहीं कि आप रो के रूम से निकल गए और अपने ही अंदर तक सीमित रखे, नहीं, आप बाहर निकलेंगे, रूम से बाहर निकलेंगे, आप कंप्लेंट कीजिए कि ये जो है मेरे साथ ऐसे ऐसे किए हैं, ताकि वहाँ पे आपको एविडेंस मिल सके कि उस टाइम पे आप वहाँ पे मौजूद थे और वहाँ से निकले हैं। हाँ। और उस वक्त अकेला वो जो आपका इमीडिएट सुपीरियर था वो वहाँ पे मौजूद था जी। क्योंकि ये ऐसा चीज़ है जो क्लोज कमरा में है, ये साबित करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है जी, जी, औरतों के लिए भी और मर्दों के लिए भी कि अगर झूठा कंप्लेंट है। अच्छा, दोनों के लिए? दोनों के लिए। अच्छा। दोनों के लिए। अब उसको लग गया कि भाई इसका बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि ये मुझे इम्प्लीकेट करेगी, तो आप इमीडिएटली कंप्लेंट कर दो कि भाई मेरे से ये मांग रही थी कि मेरा प्रमोशन कर दो, मेरा इनकार करने पे बोली देख लेंगे तो इमीडिएटली आप लोग दोनों को, चाहे इस तरफ हो चाहे उस तरफ हो, एक कंप्लेंट आपको करना है कमिटी को जी जी। वो कमिटी जो है इस मामले को डिसाइड करेगा विद इन 90 डेज, कंपल्सरी उसको डिसाइड करना है, ये नहीं कि लेके वो बैठा रहेगा जी। ये है, जैसा कि आपने बताया कोई ना कोई विटनेस होना चाहिए, कोई ना कोई गवाह होना चाहिए, तो वो कितना मायने रखता है? वो बहुत मायने रखता है मैडम। कि कमेटी जो है 4 मेंबर कमेटी है, 4 मेंबर में जैसे कि मैंने पहले बताया कि 50% उसमें महिला होना चाहिए। अच्छा, चारों भी महिला हो सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबली जो है 50% औरतें होना चाहिए, जिसमें जो हेड है वो कंपल्सरी लेडी होना चाहिए। अच्छा, मान लीजिए कि कोई ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है जो मतलब हाईएस्ट अथॉरिटी उस पद वाली नहीं है, तो आप जो है जो भी मेल मेंबर है वो किसी का नाम प्रपोज कर सकते हैं कि भाई इनको रख लो हेड में। तो वैसे 4 मेंबर के पास में जब आप कंप्लेंट करेंगे तो उनको डिसाइड करने का पावर जो है आपका सिविल पावर है, यानी कि वो कंप्लेंट को लेकर के वो बुलाएंगे उनको कि भाई देखो, एक्यूज को समन कर सकते हैं, जैसे जिसके ऊपर इल्जाम है उसको समन करेंगे, भाई आपके ऊपर इल्जाम है, कंप्लेंट देखिए और हम लोग के सामने पेश होइए, तो वो पेश हो जाएंगे। उसके बाद में इनको कमेटी को एक सिविल पावर में ये भी है कि आप गवाह भी ले सकते हैं, बताइए स्टेटमेंट क्या उस दिन क्या हुआ था, मैडम कहाँ थी, जी, जी, जो भी कंप्लेंट है वो गवाह के थ्रू आप ये कर सकते हैं। उसको सारा स्क्रूटनाइज करने के बाद में आपको कमेटी को ये लगता है कि भाई इसने तो गलत किया है, तो उसके ऊपर वो ऑर्डर कर सकते हैं और वो इफेक्टिव है। अच्छा, वो फाइनल है। हाँ। उसका क्या कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, वो शायद ट्रांसफर हो जाए, या हो सकता है कि भाई उसको डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स करके उसको निकाल दिया जाए कि ये तो बहुत गलत किया है, ये नहीं होना चाहिए था, तो उसको नौकरी से निकालने का भी प्रावधान है। मान लीजिए कि थोड़ा लंबा चल गया, इंक्वायरी में ऐसे नहीं होता, तो आप प्रार्थना कर सकते हैं, जो वादी है वो प्रार्थना कर सकता है कि मुझे उस पद से अलग जगह पोस्टिंग दे दे। अच्छा, नहीं है तो जो मेरे साथ किया उसको अलग हटा दे, ताकि वो इन्फ्लुएंस ना कर सके गवाहों को जी, तो जी। ये प्रावधान भी उसमें है। तो ऐसे में जो उत्पीड़न है उसके ऊपर कौन सी धारा लागू होती है? पॉश एक्ट में तो दिया हुआ है। अच्छा। कि उसमें कौन सा धारा, किस किस एक्ट के ऊपर में क्या क्या धारा लगेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप आईपीसी में जाएंगे तो 354 दिया गया। अच्छा। 354 भी काफी अमेंडमेंट हुआ उसमें। शुरू में तो भाई आप टच कर लिए किसी का, कोई महिला का प्राइवेट पार्ट में टच कर लिए, ऐसा ही तक था। उसके बाद में उसको थोड़ा डिफाइन किया गया है, जैसे कि आपने फ्लाइंग किस दे दिया, ठीक है, आपने कुछ जेस्चर दिखा दिया, कुछ ऐसे पोर्नोग्राफी दिखा दिया किसी लेडी को जो देखने में इंटरेस्टेड नहीं, उसको दिखा दिया। तो इसको जो है काफी एलॉबरेटली डिस्कस किया गया कि आप जो है अब ये 354 इस सारे कैटेगरी में आएगा। अच्छा। आपने अपने कुछ ऐसा एक्शन किया है जिससे वो महिला अपना आपको असहज फील कर रही है कि ये कैसे एक्शन कर रहा है मुझे देख कर, तो ये सब को जो है 354 में लाया गया, जिसका पनिशमेंट जो है मिनिमम 1 है और मैक्सिमम 5 साल है जी। तो ये आपका कानून में है, 354 में, ये आईपीसी में दिया गया है जी जी। तो ये जो पॉश जो शिकायत है ये कौन दर्ज कर सकता है और कब दर्ज कर सकता है? ये हर वो महिला कर सकती है जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है। कोई भी महिला इसमें उस ऑर्गेनाइजेशन से जो भी जुड़ी है या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है, कोई विजिट करने के लिए पर्सनली आती अच्छा। है, उसको भी लगता है कि अभी भी मैं आई हूँ, एक एप्लीकेशन दी हुई, मेरे साथ बदतमीजी कर लिया, अच्छा। इस तरह के कुछ कर दिया, वो इमिडिएटली वो कमेटी में कंप्लेंट कर सकती है। अच्छा। तो ये इतना लिबरल है, इतना फ्री है कि हर कोई महिला अपना आपको सुरक्षित महसूस करे, भाई मेरे साथ ये हुआ तो तुरंत शिकायत करें। और शिकायत जो है जितना लेटेस्ट करेंगे उतना केस आपका मजबूत होगा। ये नहीं कि आप 1 महीने तक सोचते रहे अरे मेरे साथ ऐसे हुआ है, सहते रहे, उसके बाद आप जब आएंगे तो वो फोर्स नहीं रह जाता उस कंप्लेंट का। जो इमीडिएटली आप करेंगे तो वो बेटर रहता है हमेशा। तो वो हो गया।
और किसको कर सकते हैं। कमेटी में अभी कमेटी का काम ये है कि जैसे ही आईसीसी फॉर्म होगा, यानी कि कमेटी फॉर्म होगा, तो हर ऑर्गेनाइजेशन का कंपलसरी ड्यूटी ये है कि वो बोर्ड लगाएगा। जो आपका नोटिस बोर्ड है उसमें कौन कौन मेंबर है वो पूरा डिस्प्ले करेगा कि ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, ये मेंबर्स हैं, वो बोर्ड डिस्प्ले करके, ताकि वहाँ पे जितने भी काम करते हैं उनको पता होना चाहिए कि भाई अगर शिकायत हुआ तो इनके पास जाना है। तो ये एक तरह का एक मन में डर भी पैदा करेगा कि भाई ये हमेशा डर लगा रहेगा, ये इसके पास चले गई तो बवाल हो जाएगा। तो वो अपना आपको सुरक्षित महसूस करेगी, क्योंकि डिस्प्ले बोर्ड में ये लिखा होना चाहिए कि ये कमिटीज के मेंबर है। अच्छा, ये है। तो ये जो कार्यस्थल में जो महिला उत्पीड़न अधिनियम है, ये कब लागू किया गया था? ये लागू किया गया था 9 दिसंबर 2013 में। अच्छा। ये मी टू मूवमेंट के बाद में हुआ, जिसके लागू होते ही सब जगह बता दिया गया था कि ये कंपलसरी है। मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन सुस्त रहता है, छोड़ो यार क्या बनाना, बाद में देखा जाएगा। अच्छा। तो अभी कानून इतना मैंडेटरी कर दिया है कि अगर आपने नहीं बनाया तो आपके हेड के ऊपर में 50,000 रुपए का फाइन लगेगा, जो उसकी खुद के पॉकेट से देना पड़ेगा। अच्छा। ये आपको सरकार नहीं देगा, उसको खुद की सैलरी से देना पड़ेगा। ये आपका जिम्मेदारी है कि आपको वो बनाना ही है जी। मान लीजिए किसी कारण से नहीं बना पाए, तो ऐसे सिचुएशन में आपका लोकल कंप्लेंट कमेटी है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर के पास में रहेगा। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक अपना लोकल कंप्लेंट कमेटी है। अच्छा। यहाँ आपका कमेटी काम नहीं कर रहा है तो आप वहाँ अप्रोच कर सकते हैं कि मेरे साथ ऐसे हुआ है, आप लोग इस बारे में थोड़ा जानकारी लीजिए। तो वो लोग अपने लेवल में इंक्वायरी शुरू कर देंगे। तो मतलब आप ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है तो आप बाहर जाके भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं जी। अब हम जानना चाहेंगे ये जो पॉश एक्ट का जो नियम 10 है वो क्या है? नियम 10 है मैडम, ये कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स है। कंसिलिएशन, इसको ऐसे देख सकते हैं, मीडिएशन एंड कंसिलिएशन एक ऐसा अप्रोच है कि आप लेडी को एक अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा कि देखिए अभी वो ऐसा आपको लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ ऐसा ऑफेंस किया है, जो भी कार्य किया है, हो सकता है कि उस नादानी में हो गया हो सकता है कि आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ हो, वो आपको नहीं कर रहा हो, अपने दोस्त के साथ मजाक कर रहा हो, तो ऐसे में एक अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा कि आप इस बात को सुलझा लें। अच्छा। वो अक्रॉस द टेबल, मतलब एक टेबल के एक दूसरे के आसपास रह के बैठ के बात करके सुलझा लें। लेकिन इसमें बड़ा अच्छा ये है कि ये आपकी लेडी जो भी कंप्लेंट कर रही है उसके ऑप्शन, उसके डिज़ायर पर निर्भर करता है, ऑप्शनल है। उसको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप ये कंसिलिएशन एक्सरसाइज करना चाहती हैं तो ही कंसिलिएशन में जाएगा। महिला की रजामंदी जरूरी है। बिल्कुल उसका रजामंदी जरूरी है। ऐसा नहीं कि वो तैयार नहीं है तो आप उसको सीधा ले गए कंसिलिएशन में और सुलझा दिए, ऐसा नहीं है। वो अपना कंसेंट देती है कि भाई ये कंसिलिएशन करना है तो बैठ के अक्रॉस द टेबल सॉल्व किया जा सकता है। अगर वहाँ नहीं होता है ऐसे सिचुएशन में आप जो है जाकर के फिर कमेटी जो है अपना इंक्वायरी आगे बढ़ा सकता है, अपना एविडेंसेस कलेक्ट कर सकता है, किसी से भी पूछताछ कर सकता है। पूरा सिविल कोर्ट का जो भी एक्सरसाइज है वो समझ लीजिए एक सिविल कोर्ट है। वो कमेटी को बहुत अच्छा पावर दिया गया, वो अपना एक्सरसाइज करके कर सकता है। जी। काफी केस में ऐसा देखा भी गया है कि नॉर्मल बातचीत में सुलझ जाता है। तो ज़्यादातर लोग, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्यों बदनाम हो, क्यों हमारा वर्किंग कल्चर खराब हो, तो बेहतर है कि इसको सुलझा लें रादर देन गोइंग फॉर अ कमेटी रिपोर्ट। क्योंकि रिपोर्ट तो आएगा, चाहे इसमें आए चाहे उसमें आए, इस तरफ आए, तो रिपोर्ट तो आएगा ही। तो बेहतर है कि अक्रॉस द टेबल इसको सुलझा ले जी, और मामला सुलझ भी जाता है। मामला सुलझ भी जाता है। जी। ये जो पॉस एक्ट है सकारात्मक है या नकारात्मक, ये जानना चाहेंगे? किसी भी कानून का तो दोनों ही पहलू है कि इसमें अच्छाई भी है, बुराई भी है। तो अच्छाई तो हम इसलिए बोलेंगे कि इतना प्रोटेक्शन है लेडीज को कि अब वो फ्रीनेस से काम कर सकते कि भाई अब हम लोगों को प्रोटेक्शन के लिए ऑफिसर्स हैं, हम उसके पास कंप्लेंट कर सकते हैं, कंपलसरी उनको तो इंक्वायरी करना ही पड़ेगा। तो वो सब चीज़ का बहुत अच्छा है, उन लोगों को एक सेफ्टी है, एक मैकेनिज्म ऐसा इंट्रोड्यूस किया गया कि ये सिक्योर फील कर सके जी। और प्लस आदमी लोगों के लिए भी भाई अगर मेरे ऊपर में फॉल्स कंप्लेंट होता है तो हम जाकर के अपना अथॉरिटी को बोल देंगे भाई ये लेडी हरासमेंट कर रही है मेरे साथ, तो ये हो गया इसका मेरिट। डीमेरिट ऐसा है कि उसमें जो मेंबर्स हैं वो उसी ऑर्गेनाइजेशन के हैं, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा कानून में तो नहीं है। जब ऑर्गेनाइजेशन के ही लोग रहेंगे तो वो एनवायरनमेंट में इन्फ्लुएंस होना काफी हद तक का पॉसिबिलिटी है कि आपको मुझे वो पसंद है, अब वो उसके अगेंस्ट में आप कंप्लेंट करने आए तो वो शायद उतना पॉजिटिवली ना ले, उतना इंडिपेंडेंट ना ले। तो मेरे हिसाब से अगर इसको एक ट्राइब्यूनल की तरह बना दिया जाए जिसमें कि
लीगल बेस्ड नॉलेज वाले लोग बैठे तो ज़्यादा बेहतरी तौर से इसको डील कर सकते हैं। जी जी जी। इसमें जो 4 मेंबर है वो सोशल वर्कर रहेंगे और 2 मेंबर्स तो अपने ऑर्गेनाइजेशन के ही रहेंगे। तो ये बहुत चांसेस है कि वो उतना इफेक्टिव ना रिजल्ट दे जितना कि अगर ट्राइब्यूनल बना दे तो उतना ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। जी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि लोग जो है कुछ कुछ अधिनियम के कुछ कुछ एक्ट्स का गलत फायदा भी उठाते हैं। जी। तो ये तो अपनी अपनी दृष्टिकोण के ऊपर है कि हम उसे सकारात्मक ले या नकारात्मक ले। बिल्कुल सही बोल रहे हैं जी। अगर ऐसा ही होता तो बाकी कानून सामने इंट्रोड्यूस नहीं होते। बहुत सारी चीजें अगर मान लेते हैं कि भाई डाउरी हरासमेंट जैसा है, अभी डाउरी हरासमेंट का भी इस बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि अभी ऑर्डर हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इमीडिएट अरेस्ट ना किया जाए। अच्छा। इससे थोड़ा प्रोटेक्ट हो गया क्योंकि मिसयूज तो हो रहा था जी। अब क्योंकि कुछ लोग मिसयूज कर रहे हैं, बाकियों की इस चीज से हम डिप्राइव नहीं कर सकते। तो कानून को ये लगा कि अब इंक्वायरी कर ले। पहले ये था कि भाई जैसे ही 498 आप लगाए, डाउरी का केस लगाए, बस परिवार को अंदर कर दो, ये पहले था। अब जो है कोर्ट को लगा कि नहीं, अब समय आ गया कि अब इसको इंक्वायरी के बाद ही इनका किया जाए कि भाई इंक्वायरी में लग रहा है कि हाँ भाई ऐसा कुछ हुआ है, तब परिवार को उठाया जाए या जेल में डाला जाए। तो ये हर चीज का मेरिट्स और डीमेरिट्स तो हैं। तभी तो लोगों का जो है कानून के ऊपर विश्वास बना रहता है जब उन्हें उचित न्याय मिलेगा। तो जीनू जी, अब हम ये जानना चाहेंगे, ये जो पॉश एक्ट अधिनियम के तहत यौन अपराध हम किसे मानेंगे? जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको कि इसको कैसे किस चीज से हम समझेंगे कि ये यौन अपराध है। मान लीजिए कोई आपको आंख मार रहा है और वो कोई वजह से मार रहा है, मतलब आपको कुछ अनवेलकम जेस्चर दिखा रहा है, तो ये सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में आता है। कुछ गलत बात बोल रहा है, कुछ गालियां दे रहा है और कुछ ऐसा बॉडी लैंग्वेज दिखा रहा है, आपको कोई एक्सप्लिसिट वीडियो दिखा रहा है, देखो ना ये वीडियो देखो, नॉर्मल आप बैठे हुए हैं देख लो, ये वीडियो देख लो, तो उसमें आप असहज महसूस करेंगे। तो ये सब को कैटेगराइज किया गया है सेक्सुअल हरासमेंट में। आपको हो सकता है कोई जोक मार दिया, बोलेगा जनरली बैठा हुआ है जोक, आप एक मोटी औरत है, वो मोटी औरत का ऐसा है वैसा, एक कोई ऐसा जो नॉनवेज जोक हो जो आपको लगे कि ये आपको टारगेट करके बोला गया है। ये सब उस कैटेगरी में आएगा कि ये सेक्सुअल हरासमेंट है कि आपके बॉडी को देख करके बोला गया या ऐसे चीज को। तो ये सारी चीजों को हम सेक्सुअल हरासमेंट में माना जाएगा कि ये हो गया। कुछ लोग है प्रमोशन आने वाला है, देख लो, मेरा तुम ख्याल कर लो, ऐसे ही वर्ड बोल दिया, मेरा कुछ ख्याल कर लो। तो हमें तो उस वक्त लगा रही ख्याल ही तो करने बोला है, क्या बोला है, तो उसको हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे? तो वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलेगा कि ये, इसके अलावा भी पिछली बार भी मेरे साथ ये ऐसे किया था। तो आपको सीरीज से जोड़ना पड़ेगा कि मेरे आने के बाद में कब कब मेरे साथ ऐसे ऐसे कर रहा है, कैसे वो आपको क्यों लग रहा है कि ये मेरे से अनवेलकम चीज बोल रहा है। जी। तो ये सब चीज़ आपको डेट में चलने के लिए बोल रहा है, चलो बाहर घूम के आते हैं, चलिए चलते हैं। तो एक मजाक अलग चीज़ है और कुछ सीरियसनेस के साथ कोई बोलता है कि लो चांस लेके देखते हैं। तो आप जो है काम करने का जो है आप मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। काफ़ी लोग हैं जो इमोशनली स्टेबल नहीं रहते, कुछ लोग हैं इसको मजाक में उड़ा देते, छोड़ो जाने दो, शायद मजाक में स्ट्रांग होते हैं, कोई स्ट्रांग होता है और कोई स्ट्रांग नहीं होता है। उसको लगता है कि यार घर का इतना सब छोड़ छाड़ के इधर काम करना है, बॉस मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहा है, मजबूरी भी होता है। अब ये तो मेरा मजबूरी का फायदा उठा रहा है, अब यहाँ से निकल जाऊंगी तो कहाँ काम ढूंढ पाएंगे। ये सारा चीज से बहुत असहज लगता है। एक तो सारा घर से झगड़ा करके निकलो कि भाई काम करना बहुत जरूरी है, मेरे को चलना है, मेरे को फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है, वो वहां से लड़ते लड़ते यहाँ पहुंचती है। यहाँ पहुंचने के बाद में एक वर्किंग एनवायरनमेंट में भी वैसा ही कुछ मिलता है, तो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। उसको बहुत जिम्मेदारी है। एक लड़की जब घर से निकलती है बहुत जिम्मेदारी के साथ निकलती है, अपने परिवार को देखो, अपने माँ बाप को देखो, अपने बच्चों को देखो, ये सब देखते देखते वो वहाँ तक पहुँचते, वहाँ पे ये एनवायरनमेंट मिले तो वो बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है। तो इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए ही ये इंट्रोड्यूस किया गया। तो आदमियों को भी थोड़ा सतर्क होना चाहिए कि अपना अगर ऐसा कोई कंप्लेंट आता है या ऐसा आपको लगता है कि मेरे लिए अगेंस्ट में हो सकता है, तो आप प्रिकॉशनरी मेजर्स में आप पहले ही कंप्लेंट कर दीजिए। अच्छा, वो ऑप्शन भी दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप पहले कंप्लेंट कर दीजिए कि मेरे को लग रहा है ये मेरे फोर्स कर रही है कि मेरा ट्रांसफ़र कर दो, फोर्स कर रही है कि मेरा प्रमोशन मेरा देख लो, तो मुझे डर है कि ये मुझे फॉल्सली इम्प्लीकेट कर सकती है। तो वो भी प्रोटेक्ट हो जाएगा उससे। अच्छा। कि भाई इसका तो कंप्लेंट पहले ही पड़ा हुआ है कि ये हो सकता है, पॉसिबिलिटीज था। तो इससे क्या है, दोनों को ही फायदा है जी। इस एक्ट के तहत जो है दोनों को ही फायदा है जी। तो इसमें हाँ ये भी है कि अगर ये लेडी साबित हो जाता है कि जानबूझ के इसको फंसाई है,
वो भी गई अपनी नौकरी से। बिल्कुल। और वो अगर नौकरी से गई चीज साबित हो गया, क्रिमिनल एक्शन भी हो जाएगा उसके ऊपर। हाँ, ये भी है। तो उसका मान तो पूरा लीजिएगा मान सम्मान चला जाएगा। बिल्कुल उसके ऊपर एक कंप्लेंट करते हैं तो मान सम्मान चला जाएगा। जी। ये सब कानून भी का है। डर जो है हमेशा बिल्कुल, बना बिल्कुल, रहना चाहिए दोनों, दो तरफ के लिए। जी। तो ऐसे में एक सवाल ये रहेगा कि मान लीजिए किसी महिला को समिति का जो निष्कर्ष है जी, उससे वो सहमत नहीं है, तो क्या वो अपील कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। उसके लिए कोर्ट अवेलेबल है। हम्म, जरूरी नहीं है कि कमेटी ने सही रिपोर्ट दिया हो, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो गया हो सकता है। तो आपके पास में वो ऑप्शन अवेलेबल है। जब ये कोर्ट के पास जाए तो कोर्ट देखेगा कि भाई ये कमेटी ने ठीक से काम किया है क्या, ठीक से किसी से पूछा है, अगर पूछा है तो उसको एग्जामिन किया है क्या, क्रॉस एग्जामिनेशन किया है, ये सारा चीज़ कमेटी जो भी किया है वो स्क्रूटनी होगा आपका कोर्ट में। कोर्ट जी। को लगेगा कि भाई कमेटी ने ठीक से काम किया तो उसको अफर्म कर देगा। जी। अगर लगा कि नहीं भाई ये ठीक से इसका इन्वेस्टिगेशन हुआ नहीं तो री इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज देगा, या फिर कोर्ट उसको कोर्ट के दायरे में फाइल करने के लिए उसको सजेस्ट कर सकता है जी। कि आप और कोर्ट मान आ जाइए। लीजिएगा उसने अपील नहीं किया तो क्या ये भी गलत है? नहीं, इसको गलत नहीं माना जाएगा। वो सेटिस्फाइड है कि भाई हो सकता है कि मेरा मिसअंडरस्टैंडिंग रहा हो, इतने सब लोगों ने बोला कि भाई आपको मिसअंडरस्टैंडिंग, आप घर से ही डिस्टर्ब होके आए थे, किसी का एक छोटा सा मजाक आपको बुरा लग गया। कभी तो कभी ऐसे भी हो मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्योंकि होता है। आपका हाँ। मूड हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। आप घर का एनवायरनमेंट से खराब होके मूड करके आए हैं, उस वक्त किसी ने कुछ बोल दिया तो आपको लगा ये मेरे को ये हरास कर रहा है, सेक्सुअल हरासमेंट है इसका। जी। तो आपका इंटरप्रिटेशन के ऊपर भी निर्भर करता है कि आप कैसे इसको लेते हैं। एक बार हुआ चलो अवॉइड कर दिया, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ तो वो एक्सीड हो गया। हाँ, ये है, ये नहीं कि छोटे छोटे बातों पे ही चले बात जाए पे। जी, तो जी। यही है। और जैसे कि आपने बताया कि 3 मंथ का टाइमिंग होता है जी, आपके जी, पास, उसके अंदर आप उसमें जो है डिस्पोज ऑफ करना है, कर कंपलसरी सकते है हैं। कि कमेटी इसको लेके बैठ के सोएगा नहीं, जी। उसको 3 महीने के अंदर इसको कैसे भी दिस वे और दैट वे डिस्पोज ऑफ करना ही है। करना ही उसको वो लेके हमेशा नहीं बैठ सकता। जिसके खिलाफ में हुआ है वो जी। भी अपील कर सकता है, जी। ये जिसके फेवर में हुआ है वो भी अपील, जिसके अगेंस्ट में हुआ है वो भी अपील कर सकता है। तो ऐसे में मान लीजिए जो दोषी पाया जाता है जी, जी। उसे क्या सजा दी जाएगी? उसका सजा इंक्रीमेंट ब्रेक हो सकता है, या हो सकता है कि डिसिप्लिनरी आपको डिसमिसल हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, सस्पेंड हो जाए, ये सारी चीज़ें हो सकता है। उसका ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा। मान लीजिए आप जा रहे हैं, आपको टैप कर दिया, गलत जगह पे छू दिया, अच्छा। उसका ग्रेविटी अलग होता है। अच्छा। मान लीजिए आंख ब्लिंक कर दिया, उसका ग्रेविटी अलग होता है। कि तो इसका एक यार्ड स्टिक होता है जिसको मेजर करेगा कमिटी कि भाई इसका ऑफेंस क्या इतना है कि इसको सर्विस से निकाल दिया जाए। जी। तो ये असेसमेंट बहुत जरूरी है। क्या उसने अगर कोई सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स मार दिया, क्या इसके लिए उसका नौकरी चला जाएगा? नहीं, उसको कॉशन भी दे सकते हैं। आप दे देंगे कि ये जो गलती हुआ है ये दोबारा रिपीट ना किया जाए, तुम्हें ये वार्निंग दिया जाए, वार्निंग दे के भी छोड़ा जा सकता है। तो आपका जो नेचर ऑफ ऑफेंस है उसके ऊपर निर्भर करता है। आपने उसको फिजिकली कांटेक्ट किया, ये बहुत वियर्ड तरीके से बिहेव किया, तो उसका ऑफेंस अलग है। तो ये कमिटी ही डिसाइड करेगा कि इसको पनिशमेंट देना क्या है। मान लीजिए पनिशमेंट उसने करा बहुत गलत हरकत और उसको वार्निंग दे के छोड़ दिए, तब भी वो सब्जेक्ट टू स्क्रूटनाइजेशन बिफोर द कोर्ट हो जाएगा कि कोर्ट इसको स्क्रूटनी करे, भाई इतना बड़ा ऑफेंस किया और तुम लोग उसको वार्निंग दे के छोड़ दिए, ये तो गलत है। तो ये भी है कि आप स्क्रूटनी कर सकते हैं कोर्ट में लेके जाके कि भाई कमेटी ने ठीक से फैसला दिया भी है या नहीं दिया। तो जीनू जी, चलते चलते इस कार्यक्रम के माध्यम से जो दर्शक आपको देख रहे हैं, खास करके जो महिलाएं आपको देख रही हैं, सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं यही संदेश देना चाहूँगी मैडम कि आप अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो चुप मत रहिए, बोलिए। नहीं बोलेंगे तो आप अपना अस्तित्व खो देंगे। तो जीनू जी, बहुत ही अच्छे शब्दों में आपने हमारे दर्शकों को आज का जो पॉश अधिनियम है उसके बारे में जानकारी दी। मुझे लगता है कि काफ़ी फ़ायदा पहुंचा होगा, खास करके हमारी जो कार्यस्थल में कार्यरत महिलाएं हैं उनको। तो इतना कीमती समय आपने हमारे इस कार्यक्रम के लिए दिया। हमारे दूरदर्शन की पूरी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको कानून के तहत आज का जो अंक था वो अवश्य ही पसंद आया होगा। तो चलते चलते बस इतना ही कहना चाहूँगी कि समाज में हमें कुछ अधिकार दिए गए हैं, तो जाहिर सी बात है हमें अपने कर्तव्यों का पालन भी करना चाहिए। एक अच्छे नागरिक होने के नाते हमें सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करना चाहिए, तभी हम एक निष्ठावान समाज की स्थापना कर पाएंगे। फिर मिलेंगे कानून की बात कार्यक्रम के अगले अंक में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार।